नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उसका अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले ऊन के बारे में पढ़ा था कि जो रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं। इसमें हमने ऊन के बारे में पढ़ा था कि ऊन किस प्रकार से हमें किस किस जानवर से मिलता है, और हमने उसमें पढ़ा था कि याक, बकरी, इवन ऊंट का भी हम जो बाल होते हैं उससे हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था। और जो भेड़ है, याक है, इन सब जंतुओं के द्वारा हम इनके बालों को फिर हम गुद के किस प्रकार से धो के फिर इनको हम ऊन बनाते हैं और फिर हम कपड़ों तक इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें ये नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं रेशम से। 3.2 रेशम। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। जो इससे पहले वाली जो वीडियो होगी उसका हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज होगा जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा। तो रेशम सिल्क के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं। जानतव रेशे क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। जो जानतव रेशे होते हैं वे रेशे होते हैं जो जंतुओं से हमें मिलते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माता जी, चाची जी, दादी माँ से भिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार की रेशम की सूचीबद्ध कीजिए। आप यहाँ देखेंगे। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। प्यूपा भी कहते हैं हम इसको, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। चित्र 3.9। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्रों बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। मतलब इतना मजबूत होता है जो रेशम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले कोकून में विकासशील कीट होता है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। नर है, ये मादा है, वयस्क रेशम कीट है। ये उड़ते हैं। ये शहतूत की पत्ती पर इन्होंने अंडे दिए, रेशम कीट ये बना। फिर इसका कोकून होता है, कोकून में विकासशील कीट होता है। जो ये कोकून होता है, यही जो होता है ये हमारे जो लिए ये इम्पोर्टेंट चीज कोकून ही होती है, जिसको बाद में रेशम बनाया जाता है। तो हम कहाँ पे थे जी। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब
जो अलग अलग प्रकार की चमक, अलग अलग प्रकार की चिकनाहट और धागे का जो गठन की जो रुक्षता है, मतलब जो उसके अंदर की जो मुलायम जो उसके पन है, ये सब अलग अलग जो कीड़े होते हैं, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं, उनके कोकूनों के, उनके बनाने के ढंग के आधार पर उनको बांटा जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, मतलब जो शहतूत के पेड़ पे जो रेशम का कीड़ा लगा होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। क्या कहते हैं रेशम के उत्पादन को? सेरीकल्चर, जिसमें हम कीटों का पालन करते हैं, उसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्रियाकलाप 3.5। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरन की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे सहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम, मतलब जो आर्टिफिशियल जो होते हैं, उस सिल्क से, मतलब जो मानव निर्मित सिल्क है उसके टुकड़ों से कीजिए, जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। ठीक है, एक हमारा आगे कुछ चीज छूट गई थी। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतः महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा, मतलब अपने काम द्वारा, अपने मेहनत द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो यहाँ पे अभी आपको चीज समझ में आया, तभी आपने देखा होगा सिल्क रूट की बात होती है, वो चीन से निकलता है। तो सबसे पहले पे वर्ल्ड में अगर देखा जाए रेशम उत्पादन में, तो चीन है। किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? मतलब जब वह जलाओगे आप, तो आपको क्या महसूस हुआ उसकी बदबू में? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है, ये आपसे पूछ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए कि रेशम के कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7। चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि कीजिए। देखिए चित्र 3.9 ये रहा। ठीक है, इसको आपने प्रतिलिपि करनी है, मतलब बनाना है या फोटोकॉपी करनी है। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्था के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में आप लिखिए। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। कहाँ पहुंच गए हम? बिल्कुल, कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अभी हमने पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि कैसे कैसे हम लोग
भेड़ बकरी पालते हैं, फिर उनके जो ऊपर के बाल होते हैं उनको उतारते हैं, फिर उनको धोते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर उनको कटाई करके, फिर उनको अभिमार्जन करके, फिर उनको एक धागे में बनाते हैं, मतलब किस प्रकार से मशीनों में वो बनता है या हाथों से कैसे काता जाता है। अब हम इसी प्रकार से कोकून से रेशम तक का जो सफर है ये हम पढ़ेंगे। तो रेशम कीट पालन, सबसे पहले क्या होता है, रेशम का कीट पालन, जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसको पाला जाता है। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान, ये मतलब ये पालक भी होते हैं, रेशम पालक कहते हैं या किसान भी कहते हैं। अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं, मतलब उचित भाई की, ताकि वो अंडे खराब ना हो जाए, सही टेम्परेचर पर सही नमी में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। चित्र 3.10 बी अभी हम देखेंगे। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आमाप साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे सी में। लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। तो इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियां रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकूनों में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबर की कताई की जाती है जिससे रेशम की धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुन जाते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अब यहाँ पे ये चित्र आ गया है, मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे। ठीक है, उसके बाद ये शहतूत के वृक्ष है, उससे ये पत्तियां होती हैं। ठीक है, और जब ये अंडे जो हैं इनमें से जब जो कैटरपिलर है या लार्वा जो है ये निकलने लग जाता है तो इसको फिर ये लोग क्या करते हैं, पत्तियों पे डाल देते हैं। इनको पत्तियां, इनको खाना पसंद आता है, खाना खाते हैं ये पत्तियों की, और उसके बाद में 30 दिनों के बाद में कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। रेशम की खोज। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है, मतलब अभी तक किसी को नहीं पता कि रेशम की खोज कैसे हुई। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा था। मतलब अपनी रानी से बोला था कि भाई शहतूत की पत्तियां खराब हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही हैं, ये क्या, ये कौन सा कीड़ा कर रहा है? तो सामग्री ने पाया क्या, साम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया,
जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो उत्तर है, जो प्रश्न है, ये हो गया है। और हम यहाँ पे एक बार इसका सारांश पढ़ लेते हैं। आपने क्या सीखा? रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जानतव रेशे हैं, जंतु रेशे हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रेशम रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। तो अब ये प्रश्न आ गए हैं अभ्यास के। तो आपको पता है कि हम अभ्यास के जो प्रश्न है वह लिखित रूप में करते हैं। आपने वीडियो देखी, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से रेशम के जो कीड़े हैं वह कोकून बनाते हैं और कोकून के अंदर से फिर जो रेशम के रेशे हैं उनको अलग किया जाता है और फिर उनकी रेशम की रीलिंग की जाती है, धागा बनाया जाता है और फिर वह वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। इसकी जो खोज हुई थी वह चीन में हुई थी और आज भी सबसे ज्यादा जो व्यापार है वह चीन ही करता है और उसके बाद में भारत है। तो भारत में भी बड़े व्यापक स्तर पर रेशम का उत्पादन होता है। तो रेशम उत्पादन के लिए जो कीड़े होते हैं, रेशम के जो कीट होते हैं, उनको पालना सेरीकल्चर कहलाता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होगी। अगर जो भी चीज समझ में नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, लिखित रूप में लेके आएंगे। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक ये वीडियो, आपके वीडियो के बाद में एक मैसेज है, उस मैसेज को आप जरूर देखिए, क्योंकि वही मैसेज आपके अंदर फोकस लेके आएगा और उस फोकस से आप अपने जीवन में बहुत अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।